स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, टॉपिक क्या पढ़ना है आज? स्टोक्स लॉ। लास्ट वर्ष क्या मतलब विस्कोसिटी के बारे में पढ़ लिया था और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी पढ़ लिया था। हम लोगों ने कुछ नियम भी पढ़ लिए थे न्यूटन साहब के, है ना। हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई फ्लूइड अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्लो करता है तो जो टॉप लेयर होती है वो सबसे ज्यादा इस वेलोसिटी से मूव करती है और जो बॉटम मोस्ट होती है वो क्या होती है? एट रेस्ट होती है, अप्रॉक्सीमेटली एट रेस्ट होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है सरफेस की, है ना। और दो सरफेस के बीच में क्या होता है? एक विस्कस फोर्स होता है जिसकी वजह से ये डिक्रीज इन वेलोसिटी आती है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं किसी भी पानी के फ्लो में। उसी को कहते हैं, बाद में इसी प्रॉपर्टी कहते हैं विस्कोसिटी, है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्टोक्स लॉ। ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रोक नहीं होता, स्टोक होता है। ठीक है, अब जब हमारे तरफ से गलती है तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको स्टोक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक। चल लिखिए इसके अंदर, स्टोक शोड दैट if a small sphere मैंने स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है। स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल आर फिगर में स्मॉल आर है। is moving with velocity v क्या हो गया भाई? एंग्री मैन, एंग्री मैन तो एक ही है क्लास में। क्या हो गया? एकदम इधर चला है। हाँ बेटा तू इधर आ, तू यार आ जा। इधर आ जा, आगे आ जा तू। 11th। ठीक है, थ्रो ए होमोजेनियस स्टेशनरी medium of viscosity neta then viscous force acting on the sphere is given by Fv is equal to F viscous, ठीक है, 6 पाई नीटा Rv। R रेडियस होता है, V वेलोसिटी होता है। ठीक है, फिर से स्टोक्स आपने बताया था कोई स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस r है, अगर वो मूव करता है वेलोसिटी v से किसी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 6 पाई नीटा Rv, जहां पर नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसको कह सकते हैं यहाँ दूसरे टर्म में यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया भैया? स्टेशनरी मीडियम ऑफ विस्कोसिटी। इसकी ये दूसरा नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो आपका जो विस्कस फोर्स लगेगा स्फीयर के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 पाई नीटा इनटू उसका रेडियस इनटू जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, अगर रेडियस कांस्टेंट, नीटा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट, तो इसका मतलब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। तो ये इस तरीके से रिलेशन बनाया जाता है। ठीक है, डिपेंडेंसी भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इट इज़ क्लियर कि जितना बड़ा रेडियस उतना ज़्यादा फोर्स। फॉर सेम वेलोसिटी दो अलग अलग स्फीयर ले लें, एक का रेडियस बड़ा कर दें, एक का छोटा कर दें,
यहाँ दो ही वेरिएबल हैं इस पूरे फॉर्मूले में। सिर्फ अगर फोर्स किसी पर डिपेंड करता है तो उसके पास दो ही चीजें, रेडियस या फिर वेलोसिटी। अगर रेडियस कांस्टेंट है, इफ r इज कांस्टेंट, तो फिर क्लियर है कि एफ वी किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर r आपका चेंज कर रहा है, v कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली r बढ़ेगा, तो फिर भी सेम चीज होगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। आई थिंक फिगर बहुत ही जस्टिफाइड है, क्लियर भी है ना। जब भी कोई अगर स्फीयर अगर डिप हो रहा है तो इसका मतलब वो अपने वेट से ही हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास को लिखा गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्फीयर इनटू उसका जो वॉल्यूम है, तो ये mg ही लिखा गया है क्योंकि m बराबर क्या होता है, रो इनटू v। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये लिखा गया 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो इनटू g। तो ये हो गया वेट, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। अब थ्रस्ट जो लग रहा है, अगर वो स्टेशनरी है, मेरी बात क्लियरली समझ लो, अगर वो स्टेशनरी है मतलब कि वो मोशन नहीं कर रहा है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो कौन सा है, 6 पाई मीटर rv। ध्यान रखना कि अगर ये स्टेशनरी है तो ये दोनों भाई मिलके इसके बराबर होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ाया ही था ना, टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड बराबर होगा तभी तो वो 0 रिजल्टेंट आएगा। तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर अभी झटके से लोग पढ़ते हैं तो ये ध्यान तो देते नहीं है, वही भूल जाते हैं ये दोनों फॉर्मूला सेम ही होगा। फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद तो दिखेगा सिग्मा, यहाँ दिखेगा रो, क्योंकि यहाँ जो रो है वो उसके स्फीयर की डेंसिटी है और यहाँ सिग्मा जो है वो लिक्विड की डेंसिटी है। अगर वो दोनों सेम होंगे तो विस्कस फोर्स ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है, विस्कस फोर्स दे रहा है। तभी फ्लूइड के अंदर मूव करते 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 एक पॉइंट आता है रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, वही जो विस्कस फोर्स जहां तक तब तक लगता रहेगा जब तक मोशन कब करेगा, जब तक इन दोनों का सम इससे कम होगा तब तक मोशन करेगा। जिस पॉइंट पर इन दोनों का सम, क्योंकि अभी तो समझाया कि भाई वेलोसिटी क्योंकि अगर r कांस्टेंट है, आपका नीटा कांस्टेंट है, 6 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब क्लियर है कि एक सर्टेन वेलोसिटी पर जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही विस्कस फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना सफिशिएंट इनफ हो जाएगा कि ये इसको रोक सके, अब थ्रस्ट के साथ मिलकर के ये इसको रोक सके, तो वहीं पर जाके वो रुक जाएगा, है ना। अब तुमने कुछ ऐसा ले लिया जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे आपने मरकरी ले लिया, वो तो डिप ही होना है ना। मरकरी डिप कब नहीं होगा, ऐसा कोई आप उसके अंदर आप क्या करो, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाते जाओ। कैसे, सॉल्ट डाल दिया, कुछ और डाल दिया, है ना, जिससे क्या हो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो मरकरी के ऊपर भी जो लगेगा अपथ्रस्ट लगेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि अपथ्रस्ट तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ध्यान से देखो, अगर mg से जीतना है तो अब इसको बढ़ा दो, डेंसिटी बढ़ा दो, इसमें कुछ मत करो, इसमें सिर्फ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ा दो, डेंसिटी बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा, तो इसको काउंटर करने में उसको मदद मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट अपन जनरली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एक काम करिए, नींबू ले लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट चाहे तो मैं कह रहा हूँ घर जा कर लेना, एक नॉर्मल प्योर वाटर लेना है, जनरल वाटर ले लेना, ये है ना, आप उठा कर उसमें नींबू डालना, डूब जाएगा। फिर नमक का एक पैकेट लेना, फिर सारा नींबू निकाल लेना, फिर नमक का पैकेट उड़ेल देना उसके अंदर, फिर नींबू डालना, नींबू डूबेगा नहीं। क्यों, सिर्फ डेंसिटी चेंज की मैंने। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ शीशा लेदर कर दोगे, नहीं तो यहीं करा देते मेरे पास तो एक्वेरियम भी रखा हुआ है, उसी के अंदर कर सकते हैं। करा दें तो जाएं हम, फिर एक्वेरियम लेकर के आए तुम्हारे लिए, फिर हम एक पैकेट सॉल्ट खरीदें, फिर नींबू जाए मार्केट में खरीद के, तब तक शाम हो जाएगी, कहोगे सर जा रहे हैं घर, तो कौन देखेगा उस एक्सपेरिमेंट को, है ना। दोबारा ली कर सकते हैं हम लोग। सर वो एक टाइम तक की बॉडी अंदर रहती है, डिप रहती है, मतलब अगर कोई भी इंसान नॉर्मल, अब तुम वो इंसान जो मर जाता है तो ऊपर आ जाता है, वो कंसेप्ट मत लेके आना, ठीक है। नहीं, ये एक लॉजिक है ना, बोला ना, इसका रीजन नहीं जानती वो, मुझे बॉडी डीके होने लगती है, उसका रीजन है ना भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि डीके क्यों करना है, बॉडी सेम टू सेम वैसे ही है, तुम वो दूसरा चली गई, केमिस्ट्री में चली गई, भाई मुझे को नहीं जाना उसमें, हम फिजिक्स में हैं, हमारा बॉडी डीके नहीं हो रहा है, नींबू वैसे ही रहेगा, उसका छिलका बदलेगा नहीं हमें बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बॉडी सेम रखो, फिर जो करना कर लो। तो मैंने बॉडी में डिस्टर्बेंस नहीं करी, नींबू पहले भी जैसा था वैसे ही बाद में रहेगा, तुम काट के उसका रस बना के पी भी लेना है। लेकिन हम सिर्फ डेंसिटी के साथ खेल रहे हैं, हम पानी की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इससे अपथ्रस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए वो डूब नहीं रहा हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम काउंटर किसको कर रहे हैं, हम इसको mg को काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
वहाँ फिगर में जानबूझ करके वहाँ पर वी लिखा हुआ था, वी टी लिखा हुआ था, किसी ने पूछा नहीं तो आगे क्या बताएं, आगे पढ़ते हैं। वो टर्मिनल वेलोसिटी लिखा हुआ था, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, सब पढ़ाएंगे। लिखो, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स इन अ लिक्विड, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर falls in a liquid, its accelerating velocity is controlled by the viscous force. ठीक है, due to liquid, hence force due to liquid hence it attains a constant velocity अब देखो, अगर जो हमारा विस्कस फोर्स है और जो हमारा अपथ्रस्ट है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है बॉडी को होल्ड करने के लिए, यानी कि रिजल्टेंट अपवर्ड जीरो ना कर दे वो, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो नहीं कर पाया, तो बॉडी रुकेगी नहीं, वो डूबती जाएगी, है ना, नीचे जाएगी। तो एक टाइम तक तो एक्सेलरेट हो रही है, जैसे तुमने कुछ डाल दिया, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में अगर तुम थोड़ा गहरा टैंक ले लो तो पहले तुम देखोगे कि पहले बहुत तेजी से उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। तुम रिलीज करते हो, रेस्ट से रिलीज करते हो ना, रेस्ट से रिलीज करोगे तो पहले तुरंत तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वो चला जाएगा 100 पे, गाड़ी 0 पर है, फिर वो जाएगी 10 पर, 20 पर, 50, 80, फिर 100, है ना। तो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, जब एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ना हो और वो मोशन डिप तो कर रहा है वो, लेकिन अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। इसी वेलोसिटी क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। पढ़िए इसको, when a solid sphere falls in a liquid, its accelerating velocity is controlled by the viscous force due to liquid, hence it attains a constant velocity known as terminal velocity। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ऐसा सर्टेन पॉइंट हो जाएगा कि अब फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या होने लगेगा, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगता रहेगा और उसकी वजह से जो वेलोसिटी अटेन करेगा बॉडी, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, तो डिस्टर्बेंस होगा नहीं, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे की तरफ जाएगा, उसी कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। तो अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, y FBD, है ना, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, W विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट प्लस FV। इक्वेशन बनाइए, लिखिए, गिव मी सम रिलेशन। तो मैंने कहा एट इंस्टेंट, जब आपका बॉडी क्या कर रही है, एट इंस्टेंट व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ VT, ठीक है। तो यहां फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो G is equal to 4/3 pi r cube sigma G plus 6 pi neta r into VT, राइट। तो VT का फॉर्मूला क्या बनेगा, रीअरेंज करिए सब कुछ।
तो आफ्टर ये रेंजिंग डेरिवेशन नहीं जा रहे हैं आज हम, Vt इज इक्वल टू क्या जाएगा 2/9, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा, यहाँ आ जाएगा g। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टर्मिनल, ठीक है। नीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम या फिर फ्लूइड, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द बॉडी। ये सब लिख लीजिए, बाद में भूल जाएंगे तो फिर याद नहीं आएगा। अरे आर क्या हो गया, सिग्मा क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ मीडियम या फिर फ्लूइड, नीटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये ग्राफ बना लेना। अगर ध्यान से देखोगे टाइम या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो पहले सडनली बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा, आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाएगा, आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये देखो ये कांस्टेंट वाला पॉइंट है। इसके बाद देखो टाइम या दूरी बढ़ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। पहले क्या हो रहा है, ये हो गया आपका रेस्ट, रेस्ट से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बहुत तेजी से, है ना, एक्सपोनेंशियल चेंज जो आता है। तो ये आफ्टर सर्टेन टाइम या सर्टेन डेप्थ क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा, उसी कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये vt वर्सेस टाइम या फिर vt वर्सेस डिस्टेंस कर्व है, ठीक है, दोनों का सेम कर्व बनता है। ग्राफ बना लेना। इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, वैसे लिखवाऊंगा नहीं, बस पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से ऐसा कहाँ है जब बहुत बड़ा टैंक है जहाँ पर हम मोशन कर सकते हैं फ्लूइड के अंदर भी और हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पैराशूट, पैराशूट देखा है, प्लेन से जंप करते हैं, बहुत बड़ा टैंक है। अब तुमको कहोगे टैंक ही नहीं दिख रहा, गैस क्या है, फिर हम कहाँ है, टैंक के अंदर ही तो हैं। उसने बताया नहीं था हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, टैंक है बहुत बड़ा, स्फेरिकल टैंक है, हम उसके अंदर रहते हैं। हमारी दुनिया यही है, हम सोचते हैं कि देखो हम बाहर हैं लेकिन हम तो एक छोटे से टैंक के अंदर हैं और दुनिया बहुत बड़ी है ना। तो जब हम जंप करते हैं बहुत हाइट से, स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत तेज इंक्रीज करता है और अब थ्रस्ट कौन लगाता है, वही जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, तभी ना वो हवा में ऐसे पूरा करते रहते हैं, क्या क्या स्टंट मारते हैं इधर उधर तक, है ना। एरिया बढ़ाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, है ना, एरिया कम करते हैं तो नीचे आने लगते हैं तेजी से। तो क्या सिखाया था मैंने कि वही बात हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। जब एरिया तुम बढ़ा दोगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, धीमे धीमे आओगे, है ना। तो पैराशूट करता क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन ही तो बढ़ाता है। तुम इत्तू से हो, पैराशूट इतना बड़ा है ना, तुम उसमें छुप जाओ तो दिखोगे नहीं। तो ऐसा होता है ना, पैराशूट फंस जाता है जंगलों में, लटके हुए हैं ऊपर से, है ना। किसी की टांग उल्टी लटकी है। तो ऐसा क्यों होता है, बात तो वही है, डिसेंट को कंट्रोल करना है ना। डिसेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होता है, एक हम कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे आने लगते हैं, वही होती है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। उससे कम नहीं कर पाते हैं, नोटिस करना। कोई ऐसे नहीं आता है एकदम धीमे से आगे से टच नहीं करता है ना, एक मोमेंटम रहता है आखिरी तक। चलो कुछ थोड़ा बहुत जानते हो तुम लोग भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन नहीं लिखवा रहे हैं, एप्लीकेशन पूछता भी नहीं कोई, ठीक। हेडिंग लिखिए, डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी। आपका टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। ऐसे एक टॉपिक बचा है सरफेस टेंशन, ठीक है, और सारे टॉपिक आपके हो गए। लिखिए, पहला ऑन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर लिखिए, सिंस कोहेसिव फोर्स, मेरा वजह क्या, यही गाना है मेरा भी तभी। सिंस कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस
अभी हम लोग कोहेसिव आगे सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, कोहेसिव होता है, एडहेसिव होता है, वो सब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, डन हो गया। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस is the result of diffusion, is the result of diffusion of gas molecule, of gas molecule from one moving layer to other. With an increase in temperature, the rate of diffusion increases. तो गैसेस में क्या होता है, विस्कोसिटी जो अगर करती है उसका रीजन क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होगा, जब आप एक लेयर जो मूव कर रहा है उससे दूसरे लेयर में एंटर कर जाएंगे तो डिफ्यूज कर जाएगी गैसेस, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो विस्कोसिटी इस केस में देखो, फ्लूइड वाले केस में जिसमें लिक्विड आ रहा था उसमें इंक्रीज करने पर डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर गैसेस में क्या हो रहा था, इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी इंक्रीज हो जा रही है, घट नहीं रही उल्टा, ठीक है। लिखिए, आगे लिखिए, डिफ्यूजन इंक्रीजेस results in increase in viscosity। viscosity इससे क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन प्रेशर ऑफ, नेक्स्ट केस है आपका, किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर। किसी का छोटा हो लिख लो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है। लिखिए, प्रेशर ऑन फ्लूइड में पहला पॉइंट लिखिए, विस्कोसिटी इज नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है। However, liquid under extreme pressure often undergo increase in
विस्कोसिटी। लिक्विड में नॉर्मली अगर अभी हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो उस समय अगर देखेंगे तो प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमारे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे। लेकिन अगर हम बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा दें किसी लिक्विड के ऊपर तो ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि उसके विस्कोसिटी में इंक्रीज आ जाता है। लेकिन गैस पे इसका कोई असर नहीं होता, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लिख डालिए फटाफट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, स्टडी फ्लो इन कैपिलरी ट्यूब। सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए था, अभी तक मैं वेट कर रहा था। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, लिखो पहले। क्या ये लिखवाने के लिए था नहीं, लेकिन लिखवा रहे हैं क्योंकि ये तो पता रहे पहले कि कैपिलरी ट्यूब क्या है, तब तो करोगे। देखिए एनी ट्यूब विथ कांस्टेंट डाया यानी डायामीटर। अब ट्यूब बोलना हो तो ये तो नहीं लिखूंगा सिलिंड्रिकल ट्यूब, इट इज क्वाइट क्लियर ना कि ट्यूब सिलिंड्रिकल ही होती है। ठीक है, मीटर that can be filled up with any gas particles। ठीक है, डाया ranges from 3 millimeter to 5 millimeter। ठीक है, मतलब 3 मिलीमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर तक की डायमीटर की कोई भी पाइप जिसके अंदर किसी प्रकार की गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स को हम फिल कर सकें, वही होती है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अगर देखोगे एक ट्रांसपेरेंट सी पतली सी ट्यूब आपको देखने को मिलेगी, उसे वो कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है, बस एक पतली सी ट्यूब है जिसका डायमीटर कितना होगा 3 मिलीमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर, और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब हर जगह बराबर डायमीटर हो, ये नहीं कि अलग अलग डायमीटर हो। थिकनेस मतलब उसका जो कह सकते हैं सरकमफरेंस है ना, या फिर CSA मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, जैसे ये वायर है, देखो इसकी जो भी इसकी थिकनेस है वो हर जगह बराबर है ना, यूनिफॉर्म। ऐसे ही अगर सिलिंड्रिकल कोई एक पाइप हो, जैसे कि ये पाइप हो गई, ठीक है, एक तरीके से। पेन के अंदर वाले जैसे। हाँ, यू कैन से, सही कह रही हो तुम, बाहर से भी वैसे पेन वैसे ही होती है, सिलिंड्रिकल ही होती है। ठीक है, तो जो भी सिलिंड्रिकल ट्यूब सिंपल आप इमेजिन कर सकते हो उसी को कह रहे हैं। ठीक है, आगे लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो है लिखिए, इन केस ऑफ स्टडी फ्लो ये आपका लास्ट टॉपिक है विस्कोसिटी के अंदर। अब बस एक टॉपिक बचा है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। यहाँ इसकी एक हेडिंग लिख लो यार, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लिखिए जरा, पॉइजन्स लॉ।
in case of steady flow, liquid of viscosity neta in capillary tube, of length L and radius R. कितना है R. Under a pressure difference of P, under a pressure difference P, the volume of liquid flowing per second is, लिखिए ये फॉर्मूला, is equal to pi p r to the power 4 upon 8 neta L. With the help of Poisson's formula, neta can be calculated. ठीक है बेटा, डन. ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. देयर इज अ 1 mm थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन बिटवीन प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब दिमाग में आपको चलना चाहिए कि दो अलग अलग सरफेस होंगे, उनके बीच में ही ग्लिसरीन आया. ठीक है, एंड लार्ज प्लेट. ठीक है, तो ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं. इफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, है ना. आगे क्या कह रहे हैं. देन व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द स्मॉलर प्लेट विथ वेलोसिटी 7 सेंटीमीटर. तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे. बीच में ग्लिसरीन है, एक प्लेट ऊपर है एक प्लेट नीचे है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही कह रहा है क्वेश्चन, यही तो है ना. बिटवीन अ प्लेट ऑफ एरिया, यही तो लिखा हुआ है. चलो करो सवाल, सॉल्व करो. एक फॉर्मूला है आपके पास, डायरेक्टली उससे कर सकते हैं. तब तक हम देखें कौन याद कर रहा है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कहाँ गया. F इज इक्वल टू नीटा इंटू एरिया पर सेक्शन इंटू. ठीक है, डायरेक्टली बस हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है. तो फोर्स कितना हो जाएगा बताइए. फोर्स हो जाएगा, नीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, है ना. तो ये जाएगा 1, एरिया कितना है 100, एसआई में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे, है ना. उसके बाद कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी कितनी चाहिए 7 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई कितना कवर करना है 10 पावर माइनस. खत्म. अब कहो ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना. चलिए आंसर निकाल लीजिए. गैप कितना है भैया,
डेप्थ जो है वो कहीं ना कहीं लेयर के बीच का गैप ही तो रिप्रेजेंट करता है, दो प्लेट के बीच का गैप। अरे पहली प्लेट नीचे रखी हुई है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 100, यही तो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके ऊपर ग्लिसरीन, मैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जबकि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा ही तो कुछ होगा। और फिर दूसरी प्लेट जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो भी 100 होगा, यही तो होगा। तो मेरे भाई लोग, इनके बीच में जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, जो विड्थ, जो अभी थिकनेस ऑफ द ग्लिसरीन दैट इज 1। तो इस फॉर्मूले में क्या है, ये x क्या है, फिर यही तो x होता है। चलो जाके थोड़ा पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा टी पावर -1, वो -3 हो जाएगा, कर लो 700 न्यूटन की पावर -3। पढ़ोगे नहीं तो हम क्या आपकी हेल्प करेंगे, बस यही करेंगे। ठीक है, पीछे जाके पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहा हूँ मैं। चलिए, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एट द सरफेस। बहुत बढ़िया, मतलब टॉपमोस्ट की बात कर रहा है। इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस between the horizontal layer of water assuming uniform velocity gradient. Viscosity of water is, ठीक है, आंसर निकालिए, आंसर निकालिए। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसको नहीं याद है वो पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। शियर स्ट्रेस तब होता है जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है, शियर स्ट्रेस तब होता है जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है। जब भी पानी फ्लो करेगा तो टेंजेंशियल फोर्स ही लगाएगा वो। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये दो हाथ हो गए, दोनों फ्लो कर रहे हैं, जब ये फ्लो करेगा तो टेंजेंशियल फोर्स ही लगा रहा है, तो जो स्ट्रेस क्रिएट करेगा वो हमेशा शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला था नीटा ए डीवी बाई डीएक्स, अब मैं dx या dy लिख दूंगा, नीटा फिर dv बाई dy। ए कट गया, ए क्या हो गया, कट गया। वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है, दिमाग लगाइए, आंसर निकालिए, खत्म करिए। dv बाई dy कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर है 10 की पावर 3 मीटर पर आवर है, तो 3600, 60 गुणे 60 गुणे क्या आ जाएगा 5, आगे कितना होगा, डेप्थ कितनी है 5 मीटर, निकल गया। ये कितना आंसर आ जाएगा, कर पाओगे कि 1 आएगा, 1 कितना आएगा 1। अब उठा करके पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो हो गया, ये आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा। जो आप पुट करेंगे तो शेयर स्ट्रेस जाएगा नीटा इंटू 1, या फिर नीटा कितना आंसर है 10 माइनस, यूनिट क्या होगी उसकी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट तो बता दो। फोर्स न्यूटन होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। A drop of water of radius कितना दिया है 0.0015 मिलीमीटर, ठीक है, दिस इज योर R, इज फॉलिंग इन एयर, एयर में है तो बहुत बढ़िया, एयर है तो फिर इसका मतलब विस्कस फोर्स होगा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज नीटा दिया हुआ है 1.8 पावर -5। नीटा का जो नाम है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड लिखा है, फ्लूइड में गैस भी आता है, लिक्विड भी आता है, पहली बात ये बता दो, नहीं तो अलग अलग मत रट जाना, ठीक है। व्हाट विल द टर्मिनल वेलोसिटी, आपसे पूछा गया vt, या डायरेक्टली फार्मूला है उठा के यूज कर लो। डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी नेग्लेक्टेड, डेंसिटी निगलेक्ट ही कर दो, डेंसिटी निगलेक्ट कर सकते हो तो फिर समझो क्या ही कर सकते हैं। सीधे आंसर आ रहा है इसका, सीधे फार्मूला उठाइए और पुट कर दीजिए, क्योंकि डेंसिटी को निगलेक्ट करने को बोल दिया उसने।
रो माइनस सिग्मा होता, सिग्मा 0 हो गया, मतलब रो आएगा सिर्फ फॉर्मूले में 2/9 इंटू आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन कितना आएगा देख के बता रही मैं जानबूझ के आधा बोला। मिला कि नहीं मिला तुमको? क्या होगा? ये हो जाएगा 0। सारी वैल्यू में पता है, रेडियस भी पता है, नीटा भी पता है, जी तो सबको पता है, ठीक है। रो आप खुद निकाल सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है, निकालना भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। वाटर दिया हुआ है ना, तो वाटर के हिसाब से कर लीजिए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ चलो, मतलब याद है ना, मैंने याद करवाई थी, बोली 2 दिन बाद 10⁻3। तुम्हें क्या लग रहा है बेटा, नीट जैसे एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर आपको इजी करके दे रहा है, तो तुम्हें ये भी करके देगा कि प्योर वाटर की तुमसे कहेगा डेंसिटी इतनी होती है, लिख देना बस तुम। ऐसे ही फंसता है क्वेश्चन, सच बता रही ईमानदारी से। आपको सब आता रहेगा लेकिन आप ऐसे सिंपल चीज़ें भूल जाएंगे, आपको लगेगा ये कौन याद करेगा। एग्जाम के 4 नंबर आप भूल जाओ, फिर कुछ फंसेगा थोड़ा ना एग्जाम में, फिर यही फंसेगा कि सर हम यही भूल गए। आर को क्या लिखते हैं? पहले तो इसमें डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटा दो पहले तो। 15 × 10⁻⁴ हो जाएगा, फिर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उससे क्या आ जाएगा -3 भी आ जाएगा साथ साथ में। फिर 10⁻+3 भी कर लो, उसका स्क्वायर भी करना है ना। तो 10 कितना हो जाएगा -8 और -3 का हो जाएगा -6, है ना। उतना बाहर कर लो, 15 का स्क्वायर कर लेना बटे 1000 कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁻4, ठीक है, बटे 1000। मैंने 10⁻3 को नीचे कर लिया, इसका होल स्क्वायर इंटू रो कितना होता है 10⁻3, ये होता है 9.8 डिवाइडेड बाई मीटा कितना दिया हुआ भाई 1.8, ठीक है। बस सॉल्व कर लें इसको आप। जब आप सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर चाहिए 2.72 मीटर पर सेकेंड। -4 होगा। देखो कैसे पता चल जाता है, इसे कभी कभी लिखते हैं तो एक अंदर से फीलिंग आ जाती है गलत है, पता है कैसे? ये देखो यहाँ पर भाई ऑलरेडी 3 पावर दे रहा है माइनस में, तो आंसर प्लस में आना बड़ा मुश्किल है। ऑर्डर की जो बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें करते 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 आपको ऑब्जर्वेशन में आ जाती है, तो एमसीक्यू में बड़ा हेल्प होता है। वहाँ कई बार एमसीक्यू देख के पता चलता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं उससे भी आइडिया लग जाता है, इससे स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। अब सोचो तुम्हारे पास 4 है, इसमें 2 ही सॉल्व करने हैं, 2 ऑप्शन ही देखने, तो आसान है ना तुम्हारे लिए, ठीक। आधी कैलकुलेशन करने के बाद तो दिखने लगता है आंसर कि हाँ भाई यही होगा। अभी हम जब पढ़ाते हैं सब्जेक्टिव मोड पढ़ाते हैं तो वहाँ एमसीक्यू नहीं है, तो अगर तुम्हें एमसीक्यू भी दे दें, तुम यहाँ से तुम देखोगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है आंसर की, तुम फटाक से टिक करके निकल जाओगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उसमें, जहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा एक्यूरेसी लो हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही होता है। चलो भाई नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल M and density d1 when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after, मतलब VT तक पहुंच गया, if density of glycerine is d2 the viscous force F पूछा गया है, FV। फटाफट करिए। है कि जब भी वो कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे डिप हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई नेट फोर्स बॉडी पे 0 हो चुका है, तभी हो रहा है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही सीखा था हम लोग ने, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम चाहें तो इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी और जी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला बनाया था हम लोग ने अपथ्रस्ट का, क्या बनाया था, V रो G इज द इफेक्टिव फोर्स। जब भी हम क्या करते हैं अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कुछ ऐसा है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जो अपथ्रस्ट लग रहा है, जो वेट लग रहा है, वो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 कर दे रहा होगा, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा ना। तो जरा निकालो इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड क्या हो सकता है आपका। इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, V d1G माइनस V d2G
अब कहो ये क्या है, वी क्या खेल रहे हैं? अरे भाई वॉल्यूम जो होगा बॉडी का वही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। अब d1 d2 क्या है? d1 एक होता है बॉडी का हो गया डेंसिटी, एक हो गया आपका लिक्विड का डेंसिटी, है ना। लिक्विड का डेंसिटी अगर बात करें तो देखो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है? विस्कस फोर्स था यहाँ एक्सटर्नल, लेकिन वो गया, गायब हो गया, बिकॉज इफेक्टिव 0 ले लिया अपन ने, है ना। तो वॉल्यूम तो विल बी कांस्टेंट, ठीक। और d1 d2 क्या हो गया? बॉडी का और लिक्विड का, यानी कि ग्लिसरीन की डेंसिटी हो गई। और g क्या हो गया? अब यहाँ पर जो लिक्विड लगा रहा होगा वो अपवर्ड लगा रहा होगा, और d1 वाला जो है वो नीचे लग रहा होगा, यानी कि इफेक्टिव फोर्स given by v d1g minus v d2g। अब इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि इसके बाद भी अगर बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब विस्कस फोर्स जो है कमजोर होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम इसको एक तरफ फेंक दें, v d1g को एक तरफ कर दें, v d1g मतलब बॉडी का नीचे w लग रहा है, अपवर्ड कितने लग रहे थे? जो हमने एक डायग्राम बनाया था ऐसे करके, यहाँ पर fv लिखा था, ऐसा कुछ देखा लग रहा होगा, यहाँ thrust लिखा हुआ था, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, है ना, ये mg था, ये अपथ्रस्ट था, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये v d2g होगा, और यहाँ कह सकते हैं ये v d1g होगा। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि ये दोनों ऐड होंगे और ये इसके बराबर होगा। इक्वेशन जो बनता है वो ऐसे ही बनता है शायद, है ना। तो इसका मतलब है हम यहाँ से कर सकते हैं इसको v d1 vg बाहर ले लो, d1 माइनस d2, है ना, ठीक है। फिर इसको आप मास के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताइए भाई? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हो जाएगा m अपॉन d1 g d1 माइनस d2। नहीं पच रहा ना क्या हो रहा है? ऐसे ही नहीं पचेगा। ये दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो इस fv इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ v d1g माइनस v d2g। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं वही निकाल रहा हूँ। देखो ध्यान से, v d1g माइनस v d2g, इसको सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा वो वही तो fv होगा। हाँ, तो fv चाहिए था, fv निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो बस आंसर आने वाला है। अब आप इसको क्या कर देंगे, d1 को अंदर लेकर चल जाइए, तो क्या आ जाएगा आंसर? mg1 माइनस d2y, दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज योर fv। इसको अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा पीछे जाना, पढ़ना, ये डायग्राम ढूंढना, डायग्राम मिल जाएगा तो आपको बॉडी मिल जाएगी स्फेरिकल। क्वेश्चन में स्फेरिकल बॉडी ली गई है जो कि डिप कर रही है, इसकी डेंसिटी कितनी है? d1 है। इसके आसपास जो लिक्विड उसकी डेंसिटी कितनी है? d2। तो आपको मिल जाएगा अपथ्रस्ट, जो कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी g होता है। बॉडी अगर मोशन में है इसका मतलब अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा, fv। इक्वेशन बनेगा fv, मैंने बनाया हुआ w इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस fv बनाया है शायद पीछे, तो वो दोनों का सम बराबर ये हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू v d1 w माइनस अपथ्रस्ट होगा। इक्वेशन यही तो होगा। जिसको कुछ नहीं आता है वो रट जाए ऐसे कि fv इज इक्वल टू w माइनस अपथ्रस्ट। यहाँ से भी शुरू करोगे तो यहीं खत्म करोगे, यहाँ शुरू करोगे तब भी यहीं खत्म करोगे। आंसर इसका ये है। और अगर कुछ नहीं करना है तो इसको रट जाना। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको डेरिवेशन कराया है मैंने, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से भी आंसर निकल सकता है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में 2-4 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, फिर स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। और अगली क्लास में ही कोशिश की जाएगी खत्म कर दे चैप्टर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।